वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। रमजान के चांद में उलझ कर रह गए हिंदुस्तानी मुसलमान, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? BS येडियुरप्पा की जिंदगी की कहानी दाग बड़े अच्छे हैं। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में दूसरी मरतबा आधी रात को खुला सुप्रीम कोर्ट। राहुल बोले खोखली जीत का जश्न मनाएगी बीजेपी, जमहूरियत की शिकस्त का सोग मनाएगा हिंदुस्तान। JDS को सता रहा है अरकान असेंबली के तहफ्फुज का डर, चंद्रबाबू नायडू के KCR ने दिया पनाह का ऑफर। वज्जू भाईवाला जन सिंह के वफादार सिपाही से लेकर कर्नाटक के गवर्नर तक का सफर। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्स के जवान क्यों ले रहे हैं अपनी जान? दहशतगर्दी के इल्जाम में कैदोबंद की सौबतें झेलने वाले जफर हुसैन कुरैशी। बाबरी मस्जिद मिल्कियत का मुकदमा, हिंदू फरीकैन अदालत को गुमराह कर रहे हैं। मध्य प्रदेश तमाम स्कूलों में हाजिरी दर्ज कराने के लिए कहना होगा जय हिंद। सदर एर्दोगान का पापा रूम से राबिता, मसले फिलिस्तीन पर तबादिले ख्याल। चीन स्टील मिल में फौलाद फैलने से 15 अफराद झुलसकर जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप ने हर हद उबूर कर ली, गैर कानूनी तारिकीन वतन को जानवर करार दे दिया। मसले फिलिस्तीन के हवाले से सऊदी अरब अपने मौके पर सादिक कदम है, शाह सलमान का बयान। फिलिस्तीनी मुजाहिरीन को दहशतगर्द कहना तौहीन आमेज है, रूस की इसराइल पर शदीद तनकीद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर रुयत हिलाल के सिलसिले में है। रमज़ान के मुबारक और मुक़द्दस माह का आगाज़ हो गया है। हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुताबिक आज यकुम रमज़ान है, लेकिन मुल्क कई शहरों और इलाकों में पहला रोज़ा कल होगा और ज़्यादातर शहरों और मकामात पर आज रोज़े का अहतमाम भी किया गया है। लेकिन कई मकामात पर चांद न होने की वजह से लोगों ने आज यकुम रमज़ान को नहीं तस्लीम किया और अब इन लोगों का पहला रोज़ा कल 18 मई 2018 बरोज़ जुम्मा को होगा। तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद यह अंदाज़ा होता है कि रमज़ान के चांद के मामले में इस बार हिंदुस्तानी मुसलमान उलझ कर रह गए हैं। मुसलमान सहरी के वक्त तक चांद होने या न होने की तस्दीक करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में इत्तेफाक नहीं हो सका और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज रोज़ा नहीं रखा गया। मुंबई, पूना, गुजरात, मालेगांव, बिहार के पटना और उत्तर प्रदेश के कानपुर, बरेली, मुबारकपुर, सिद्धार्थनगर के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर भी कई अक्सर लोगों ने रोज़ा नहीं रखा है। पूरे हिंदुस्तान में एक साथ रोज़ा न होने और हिंदुस्तानी मुसलमानों को इस मसले में उलझ जाने का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या रुयत हिलाल कमेटियाँ जो चांद देखने का ही फरीज़ा अंजाम देती हैं, उन्होंने शरई पैमाने पर अमल करते हुए चांद देखने के लिए कोई नज़म नहीं किया था या किया था, या फिर इधर उधर की व्हाट्सएप की इतलात की बुनियाद पर ऐलान कर दिया गया है? साथ ही क्या चांद का मतला का जो पैमाना होना चाहिए उस पर गौर किया गया? इसके बाद क्या ऐलान किया गया है? दूसरी जानिब तमिलनाडु, आंध्रा और कर्नाटक के अलावा जितनी भी प्रेस रिलीज जारी की गई हैं, बेशतर में वाज़ेह तौर पर चांद की तस्दीक नहीं की गई है, बल्कि यही लिखा गया है कि मुख्तलिफ मकामात पर चांद देखने की तस्दीक हुई है, इसलिए 17 मई को रोज़ा रखने का ऐलान किया जाता है। इस मामले में शरीयत क्या कहता है? कहाँ से रुयत की तस्दीक होगी और किसे काबिल एतबार समझा जाएगा? इस मामले पर जब गौर करते हैं तो तमाम प्रेस रिलीज को मद्देनजर रखते हुए इंतहाई मुबहम बातें ही सामने आती हैं। लिहाजा अब ये सवाल उठना फितरी है कि रुयत की तस्दीक के लिए जो पैमाना इख्तियार किया है, इसमें कहीं ना कहीं खामी ज़रूर रह गई है। ये मानना है अक्सर लोगों का, वरना रमज़ान के मामले में शायद इख्तिलाफ नहीं होता। नाज़रीन, अब खबर BS येडियुरप्पा के सिलसिले में, जिन्होंने आज कर्नाटक के वज़ीर आला के तौर पर तनाज़ात में घिरते हुए शपथ लिया वज़ीर आज़म के हैसियत से। वो अक्सर तनाज़ात में रहते हैं और हाल ही में हुए कर्नाटक असम्बली इंतखाब के नतीजों के बाद रियासत में इख्तिदार की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में पहुँचने और उनकी ताजपोशी के दरमियान भी तनाज़ा उनके साथ है। सरकारी क्लर्क के तौर पर मामूली सी पहचान रखने वाले एक हार्डवेयर की दुकान के मालिक बोकन्ना केरे से सिद्धलिंगप्पा येडियुरप्पा दूसरी बार कर्नाटक के वज़ीर आला बने हैं। अपने सियासी सफ़र में येडियुरप्पा ने तमाम मुखालिफ हालात में किसी मंझे हुए रहनुमा की तरह चैलेंज का सामना किया और उन पर जीत हासिल की। RSS के वफादार सेवम सेवक रहे 75 साल BS येडियुरप्पा महज 15 साल की उम्र में शिद्दत पसंद हिंदुत्ववादी तंजीम में शामिल हुए। जनसंघ से अपनी सियासी पार्टी की शुरुआत करके वो अपने होम टाउन शिमोगा जिले के शिकारीपुर में बीजेपी के रहनुमा रहे।
1970 की दहाई की शुरुआत में वो शिकारीपुरा तालुके से जनसंघ के सरबराह बने। फिलहाल शिमोगा लोकसभा सीट की नुमाइंदगी कर रहे येडियुरप्पा साल 1983 में शिकारीपुर असेंबली सीट से पहली बार एमएलए चुने गए। फिर इस सीट की उन्होंने 5 बार नुमाइंदगी की। लिंगायत कम्युनिटी के इस बड़े रहनुमा को किसानों की आवाज़ उठाने के लिए जाना जाता है। इंतखाबी तकरीरों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसका बार बार जिक्र भी कर चुके हैं। आर्ट्स ग्रेजुएट येडियुरप्पा इमरजेंसी के दौरान जेल भी गए। उन्होंने समाजी फलाह व बहबूदी महकमे क्लर्क की नौकरी करने के बाद अपने आबाई शहर शिकारीपुर में एक चावल मिल में भी इसी ओहदे पर काम किया। उसके बाद शिमोगा में उन्होंने हार्डवेयर की दुकान खोली। साल 2004 में रियासत में बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बाद येडियुरप्पा वज़ीर आला बन सकते थे, लेकिन कांग्रेस और साबिक वज़ीर-ए-आज़म एच.डी. देवेगौड़ा की जेडीएस के इतिहास से मुमकिन नहीं हो सका और तब रियासत की हुकूमत धर्म सिंह की क़ियादत में बनी। अपनी सियासी दूरअंदेशी के लिए पहचाने जाने वाले येडियुरप्पा ने मुबैना कानकनी घोटाले में लोक आयुक्ता के जरिए वज़ीर आला धर्म सिंह पर इल्ज़ाम लगाए जाने के बाद साल 2006 में एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे एच.डी. कुमारस्वामी के साथ हाथ मिलाया और धर्म सिंह की हुकूमत गिरा दी। बारी बारी से वज़ीर आला होदे के निज़ाम के तहत कुमारस्वामी वज़ीर आला बने और येडियुरप्पा नायब वज़ीर आला बने। हालांकि 20 महीने बाद ये जेडीएस ने इख्तिदार में हिस्सेदारी के समझौते को मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से इत्तेहाद की हुकूमत भी गिर गई और आगे के इंतखाबात का रास्ता साफ हो गया। अब खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक में सियासी रस्साकशी और सुप्रीम कोर्ट में देर रात तक चली सुनवाई के बाद बीएस येडियुरप्पा ने सीएम ओहदे के तौर पर हलफ ले लिया। वहीं उसे लेकर कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने आईन साजी का मजाक बनाने के लिए बीजेपी पर जमकर निशाना लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी खोखली जीत का जश्न मनाएगी, दूसरी जानिब हिंदुस्तान जमहूरियत की शिकस्त का मातम मनाएगा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कर्नाटक में जरूरी आदाद-ओ-शुमार न होने के बावजूद, हुकूमत के क़याम का अक्सरियत नहीं होने के बावजूद हुकूमत साजी आइन का मजाक उड़ाना है। उन्होंने कहा, एक तरफ बीजेपी अपनी खोखली जीत का जश्न मना रही होगी तो हिंदुस्तान जमहूरियत की शिकस्त का सोग मनाएगा। वहीं पार्टी के चीफ सेक्रेटरी अशोक गहलोत ने इल्ज़ाम लगाया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत में सभी बड़ी आइनी तंजीमों को कमज़ोर किया है और बीजेपी इख्तिदार हथियाने के लिए जमहूरियत का कत्ल कर रही है। एक और खबर कर्नाटक से ही है। कर्नाटक की कमान येडियुरप्पा के हाथों में आती ही अब कांग्रेस और जेडीएस को अपने अराकीन असेंबली की सिक्योरिटी की फिक्र सताने लगी है। खबर है कि दोनों पार्टियां अपने अराकीन असेंबली को एंगलेट रिजॉर्ट से किसी दूसरी जानिब शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। इस दरमियान आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इनके अराकीन असेंबली को विशाखापट्टनम, जबकि तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने उन्हें हैदराबाद में पनाह देने का ऑफर दिया है। इधर जराये के मुताबिक कांग्रेस अपने अराकीन असेंबली को केरला शिफ्ट करने जा रही है। वहां की हुकूमत ने उन्हें सिक्योरिटी का भरोसा दिया है। बीएस येडियुरप्पा ने आज कर्नाटक के 23वें वज़ीर आला के तौर पर ओहदे का हलफ लिया। राजभवन में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर वज्जूभाई वाला ने उन्हें हलफ दिलाया। तीसरी बार वज़ीर आला के ओहदे की कमान संभाल रहे। यहाँ देखने वाली बात यह थी कि येडियुरप्पा के साथ किसी दीगर लीडर ने वजीर के ओहदे की फिलहाल हलफ नहीं ली है। कर्नाटक में एक सियासी रस्साकशी के दरमियान वहाँ एक बार फिर ऑपरेशन कमल शुरू होने के अटकलें लगाए जा रहे हैं। ऑपरेशन कमल को कर्नाटक की सियासत का एक हादिसा माना जाता है। अब खबर नई दिल्ली से। कर्नाटक के गवर्नर वज्जूभाई वाला गुजरात में बीजेपी के सबसे सीनियर रहनुमाओं में से एक रहे हैं। गुजरात में एक लंबे वक्त तक वजारत खजाना के साथ दूसरे अहम वजारत संभाल चुके 79 साल के वज्जूभाई गुजरात असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। सियासत में 6 दहाई का वक्त गुजारने वाले वज्जूभाई गुजरात रियासत में बीजेपी के 2 बार रियासती सदर 1996 से 1998 और 2005 से 6 भी रहे हैं। गुजरात के सबसे लंबे वक्त तक रहने वाले वजीर खजाना थे और उनके नाम 18 बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। कर्नाटक के गवर्नर बनने से पहले साल 2012 में वो गुजरात असेंबली के सदर थे। इससे पहले उनके पास वजारत खजाना के अलावा रेवेन्यू और शहरी तरक्की जैसी बड़ी वजारतें थी। 2014 में उनको कर्नाटक का गवर्नर मुंतखब किया गया। गुजरात के मुतासिरकुन रहनुमा रहे वज्जूभाई वाला को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का करीबी माना जाता है। साल 2002 में जब नरेंद्र मोदी अपना पहला इंतखाब लड़ने वाले थे तब वज्जूभाई ने राजकोट की अपनी रिवायती सीट मोदी को दे दी थी। उसके बाद हुए असेंबली इंतखाब में मोदी मणिनगर से लड़ने चले गए और वज्जूभाई को वापस राजकोट सीट मिल गई। ये भी कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जब वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए गुजरात के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे रहे थे तो आनंदीबेन पटेल से पहले वज्जूभाई वज़ीर आला बनने वाले थे, लेकिन बाद में आनंदीबेन पटेल को वज़ीर आला बना दिया गया। वज्जूभाई ने अपने सियासी करियर की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS से की थी और 1971 में गुजरात में जनसंघ पार्टी के बानी मेंबरों में से एक थे।
वो संघ से 57 साल तक जुड़े रहे और इमरजेंसी के दौरान 11 महीने जेल में भी रहे। एमएलए और वजीर बनने से पहले वज्जूभाई ने अपनी सियासी पार्टी राजकोट के मेयर के तौर पर शुरू हुई थी। वो राजकोट से बीजेपी के पहले मेयर थे। इतना ही नहीं, सौराष्ट्र में बीजेपी को मजबूत करने में उनका और साबिक वजीर आला केशुभाई पटेल का अहम किरदार था। सौराष्ट्र 1980 तक कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था। अब खबर रायपुर से। नक्सल मुतासिर रियासत छत्तीसगढ़ में तैनात सिक्योरिटी फोर्स के जवान नक्सलियों के साथ साथ जहनी तनाव का भी सामना कर रहे हैं और फिक्र की बात यह है कि मुल्क के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार ये जवान हालात की दुश्वारियों से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी ही ख़त्म कर लेते हैं। गुज़िश्ता साल रियासत में 36 नौजवानों ने खुदकशी की है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में तैनात सीआरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र बहादुर सिंह 50 साल ने पिछले महीने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। मध्य प्रदेश के कटन्नी बाशिंदा सिंह को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत का ऐलान कर दिया। सिंह की खुदकशी की वजहों की तफ्तीश की जा रही है। सिंह की खुदकशी के अगले ही दिन नक्सल मुतासिर राजनांदगांव जिले में हिंदुस्तान तिब्बत सरहद पुलिस के जवान ने अपनी सर्विस राइफल से अपनी जान ले ली। आईटीबीपी के 44वीं बटालियन की 31 साल जवान गगन सिंह की खुदकशी के मामले में भी तफ्तीश की जा रही है। कांकेर जिले में पिछले साल नवंबर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान पवार प्रसाद नगर ने अपनी सर्विस राइफल से अपने पेट में गोली मारकर जान दे दी थी। छत्तीसगढ़ में ऐसी कई वाकयात हुए जिनमें नौजवानों ने अपनी सर्विस राइफल या पिस्तौल का इस्तेमाल दुश्मनों पर करने के बजाय खुद को ख़त्म करने में कर रहे हैं, जिस पर इस तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अब खबर मुंबई से। दहशतगर्दाना साजिश रचने और पुलिस पर फायरिंग के इल्ज़ाम में नागपुर की सेंट्रल जेल में गुज़िश्ता 6 वर्षों से कैदोबंद की सऊबतें झेलने वाले जफर हुसैन कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर आज अकोला की खुसूसी सेशन अदालत में मंजूर हो चुकी है और अदालत ने एएस जादव जज की रूबरू मुलजिम की जमानत को मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दिया है, जिससे उसके अहल खाना में मसरत की लहर दौड़ गई है। इस मुकदमे की पैरवी एडवोकेट दिलदार खान कर रहे थे। इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे की पैरवी करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। इस मुकदमे की निगरानी करने वाले एडवोकेट तहूर खान पठान के मुताबिक जफर हुसैन कुरैशी, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उसे मार्च 2012 में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ ताज़ीरात हिंद और यूएपीए जैसी सख्तरीन दफात लगाए गए थे। जफर हुसैन कुरैशी का मुकदमा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इल्तिबा का शिकार होता रहा। इस मामले में गुज़िश्ता दिनों जमीयत उलमा महाराष्ट्र की लीगल टीम हाईकोर्ट से भी रुजू हुई थी कि वो निचली अदालत को हुक्म दे कि वो इस मुलजिम का मुकदमा जल्द अज जल्द शुरू करते हुए ट्रायल मुकम्मल करे। अब खबर नई दिल्ली से। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत तनाज़े की सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता कई माह से जारी समाअत के दौरान मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदगी करते हुए जमीयत उलमा हिंद की जानिब से मुकर्रर करदा वकला डॉक्टर राजू धोन और डॉक्टर राजू रामचंद्रन की मुदल्लल और तफसीली बहस के बाद आज हिंदू फ़रीक़ैन के वकला ने बहस शुरू की और अदालत को ये बताने की कोशिश की कि बाबरी मस्जिद मिल्कियत का मामला एक आम प्रॉपर्टी तनाज़ा है, जिसकी समाअत 3 रुकनी बेंच ही करने के अहल है। राम जन्मभूमि फरीक की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वकील के प्रासरण ने बहस का आगाज़ किया और अदालत को बताया कि डॉक्टर इस्माइल फारूकी फैसले का सहारा लेकर मुस्लिम फ़रीक़ैन ये चाहते हैं कि इस मामले की समाअत कसीर रुकनी बेंच के सामने हो, जो सरासर गैर आइनी है, क्योंकि इस्माइल फारूकी फ़ैसला दुरुस्त है, जिस पर नज़रसानी की कतई ज़रूरत नहीं है। सीनियर वकील प्रासरान ने अदालत के सामने मुतादिद फ़ैसलों की नक़ूल पेश करके बताने की कोशिश की कि इस्माइल फारूकी फ़ैसले के वक्त तमाम हक़ाइक़ अदालत के सामने पेश किए गए थे, लिहाजा आज फिर उन हक़ाइक़ पर बहस करना फजूल है, लिहाजा अदालत को इस बात पर फ़ौरन फ़ैसला कर लेना चाहिए। सीनियर वकील प्रासरण की बहस के बाद दीगर वकला ने बहस शुरू की, जिन्हें अदालत ने मुतनब्बे किया कि वो अपनी बहस को तूल न दे। जिस तरह एक मखसूस उन्वान पर डॉक्टर राजू धून ने बहस की है, वो भी अपने आप को महदूद रखकर बहस करे। हिंदू फ़रीक़ैन की बहस के बाद डॉक्टर राजू धून ने अदालत से दरख्वास्त की कि उन्हें जवाब देने के लिए वक्त दिया जाए, क्योंकि मुखालिफ फ़रीक़ैन अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे कबूल करते हुए अदालत ने कहा कि राम जन्मभूमि फरीक के वकला की बहस के बाद वह अपनी जवाबी बहस कर सकते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। मध्य प्रदेश की तमाम स्कूलों में आने वाले तालीमी सेशन से हाजिरी दर्ज कराने के दौरान तलबा और तालिबात को यस सर या यस मैडम की जगह अब जय हिंद कहना होगा। रियासत के शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह कदम बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करने के लिए उठाया गया है। मध्य प्रदेश की वजीर तालीम विजय शाह ने जुमेरात को बताया
रोल नंबर कॉल के दौरान जय हिंद बोलने से बच्चों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार होगा। उन्होंने कहा, हमने हाल ही में 1.22 लाख सरकारी स्कूलों और 35,000 निजी स्कूलों को हिदायत जारी की है कि वो यकीनी बनाएं कि आने वाले तालीमी सेशन से हाजिरी दर्ज कराने के दौरान तलबा व तालिबात जय हिंद कहें। शाह ने बताया, तालिब इल्म फिलहाल प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैडम के अलावा यस सर या यस मैडम कहते हैं। इन अंग्रेजी अल्फाज से आखिर क्या मिलेगा। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कैथोलिक मसीहियों के रहनुमा पापाए रोम फ्रांसिस से टेलीफोन पर बातचीत की है। सदारती ज़राए के मुताबिक इस बातचीत में अल-कुद्स की ताज़ा सूरत हाल और फ़िलिस्तीनी मुजाहिरीन के खिलाफ इसराइली बर्बरियत पर तबादिले ख्याल किया गया है। सदर एर्दोगान ने पापाए रोम से कहा कि अल-कुद्स 3 आफाकी मज़ाहिब के लिए मुक़द्दस है कि जहाँ निहत्ते फ़िलिस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज के हमले शर्मनाक अमल हैं। इस मौके पर पापाए रोम ने भी कहा कि अल-कुद्स की हैसियत को खुसूसी अहमियत देने की ज़रूरत है, जबकि बहाली अमन के लिए खित्ते में 2 रियासती नज़रिए पर मबनी सियासी हल नागुज़ीर है। अब खबर बीजिंग से। चीन में एक स्टील मिल में फौलाद फैलने से 15 अफराद झुलसकर जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक हादिसा सूबा हैनीन में वाक़ स्टील मिल में उस वक्त पेश आया जब मजदूर के काम के दौरान पिघला हुआ फौलाद फैल गया। झुलसने से 15 मजदूर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल दाखिल कर दिया गया। जख्मियों में से 8 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब खबर वाशिंगटन से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हर हद उबूर कर ली है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के इजलास में गैर कानूनी तारिकीन वतन को जानवर करार दे दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ज़बान पर कंट्रोल नहीं, उन्होंने गैर कानूनी तारिकीन वतन को जानवर करार दे दिया है। व्हाइट हाउस में कैलिफोर्निया से आए कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के साथ गोलमेज इजलास से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने गैर कानूनी तारिकीन वतन के बारे में कहा कि वो बहुत बुरे हैं, हम उन्हें निकालते हैं और वो फिर मुल्क में दाखिल हो जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एहलकारों से गुफ्तगू इन अल्फाज में की, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये लोग कितने बुरे हैं, ये इंसान नहीं जानवर हैं, हम उन्हें अपने मुल्क से इस शरह में और ऐसे तरीके से निकालेंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने मैक्सिको के बारे में कहा कि वो अमेरिका की मदद नहीं कर रहा, ना तो उससे तिजारत में अमेरिका का फ़ायदा है और ना वो सरहद पर कुछ कर रहे हैं। अब खबर रियाद से। खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा है कि मसला फ़िलिस्तीन के हवाले से सऊदी अरब अपने मौक़िफ़ पर साबित कदम है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बयान में शाह सलमान ने बावर कराया कि मसले फ़िलिस्तीन के सिलसिले में सऊदी अरब का मौक़िफ़ साबित कदमी पर मबनी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ममलिकत बैनुल-अक़वामी करारदादों और अरब अमन मंसूबे के मुताबिक फ़िलिस्तीनियों के कानूनी हकूक़ वापस दिलाने के लिए हवाले से अपनी हिमायत जारी रखेगी। सऊदी फरमारवा ने जोर दिया कि फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ रोके जाने के लिए भरपूर कोशिशों की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि ममलिकत अरब लीग के वज़राए ख़ारिजा के एक हंगामी इजलास का मुतालबा करती है ताकि फ़िलिस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मतलूबा इक़दामात को यकीनी बनाया जा सके। नाज़रीन, आज की आखिरी खबर रूस से है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि इसराइली फ़ौजियों की फायरिंग से हलाक होने वाले दर्जनों फ़िलिस्तीनी मुजाहिरीन को दहशतगर्द कहना तौहीन आमेज़ है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लावरोव ने मॉस्को में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सवालिया अंदाज में कहा कि क्या कमसिन और शिरकार बच्चे भी दहशतगर्द थे। उन्होंने कहा कि वो इस बात पर यकीन नहीं कर सकते कि पुरअमन अफराद के साथ हलाक होने वाले कमसिन और शिरकार बच्चे दहशतगर्द थे। इनके मुताबिक उन्हें दहशतगर्द कहना तौहीन आमेज़ है। उन्होंने कहा कि रूसी हुकूमत को गज़ा इसराइल बॉर्डर पर फ़िलिस्तीनी मुजाहिरीन और इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाली झड़पों के हवाले से गहरी तशवीश लाहिक है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोज़ को शेयर करना हरगिज़ न भूलें। यहाँ पर हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा